तो देखो यार, ब्लड लाइन में तो ऑलरेडी हमने वैसे बहुत से ज़्यादा ट्रेजेडी देखी है, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स देखे हैं, लेकिन आज जो स्मैकडाउन पे हमें देखने को मिला है, ऐसा कुछ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। धोखाधड़ी तो चलती रहती है ब्लड लाइन में, कभी जे, कभी जिमी, कभी रोमन, कभी सोलो, कभी वगैरह वगैरह। लेकिन आज हमें ये पता चला कि पॉल हेमन ने रोमन रेंस को धोखा दिया है। हे गाइस, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। भाई आज इस स्मैकडाउन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज की स्मैकडाउन थी वो फ्रांस में हुई थी, और जो आपने सुबह सुबह लाइव अगर देखी है वो लाइव कुछ नहीं थी, वो एक रिकॉर्डेड टेलीविजन शो था। मतलब बेसिकली जिन्होंने रिकॉर्ड किया था फ्रांस में ऑलरेडी पहले, कई घंटे पहले, और फिर उसको इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पे रिलीज कर दिया। ठीक है, तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है 8 वुमेन टैग टीम मैच के स्टार्ट से, जो कि था डैमेज कंट्रोल, ट्रिफनी स्ट्राइडर्स वर्सेस जेड कारगिल, नियोमी, बियांका ब्लेयर एंड बेली। ये 8 वुमेन टैग टीम जो है मैच था, जिसमें जो है जेड कारगिल की जो टीम होती है उनकी जो विक्ट्री होती है। और ये मैच पहले जब शुरुआत हुई इस मैच की, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वुमेन के टैग टीम मैच से जो है फ्रांस के इवेंट की शुरुआत होगी। लेकिन ठीक है यार, लेकिन जो वहाँ का क्राउड था उन्होंने इस मैच की बहुत रिस्पेक्ट करी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वो जो है क्राउड था। फ्रांस का क्राउड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि जो रेसलमेनिया थी वो फ्रांस में करा देते यार, रेसलमेनिया 40। आगे बढ़ते हैं, अगला मैच होता है न्यू कैच रिपब्लिक वर्सेस एओपी के बीच में, और इसके बीच में ये मैच होता है। कुछ खास इसमें बताने को है नहीं, क्योंकि क्राउड, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ खास बताने को नहीं है, लेकिन जो फ्रांस का क्राउड था ना, इस मैच के लिए भी एक्साइटेड था। वो कहते हैं ना कि यार जब एकदम से 2 इतने बड़े बड़े पीएलईज हो जाए किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे नॉर्मली सिर्फ लाइव इवेंट्स होते हैं, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, तो क्राउड अपने जो चरम सीमा पे था अपना अच्छा काम कर रहा था। मुझे बहुत रिस्पेक्ट है क्राउड के लिए, और इस मैच में जो है विक्ट्री होती है एओपी की। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जो कि था पॉल हेमन और निक एल्डस के बीच में, स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर, ठीक है, उनके बीच में सेगमेंट होता है। पॉल हेमन आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला? तो कहते हैं मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं मिला, अगर मिला भी हो तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ। और वो ये कहते हैं कि देखो, उनकी रिक्वेस्ट ही होती है बेसिकली मैसेज में कि केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन को आप बैकआउट कर दो, जो बैकलैश में मैच होने वाला है सोलो सिकोवा और टांगा के बीच में। पर निक एल्डस कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, उन्होंने स्ट्रिक्टली चीज़ को मना कर दिया है। ठीक है, और वो कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, और तुम एक वैसे में इतना परेशान हूँ और मेरे साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तुम मुझे चीज़ों को और डिफिकल्ट कर रहे हो। और बातों में वो ये चीज़ भी रिवील कर देते हैं कि रही बात रोमन रेंस की, तो मेरी बात रेसलमेनिया 40 के बाद से हुई ही नहीं है, जो कि बहुत शॉकिंग मोमेंट था हर किसी के लिए। आई मीन सबको लग रहा था कि रोमन तो कॉन्टैक्ट में होंगे पॉल हेमन के, बट ऐसा नहीं है। और फिर उन्होंने वही बात रखी निक एल्डस ने कि आपने कुछ दिन पहले ये मेंशन किया था कि रोमन रेंस ने बोला है कि मुझे ड्राफ्ट से आप निकाल लो, मुझे ड्राफ्ट का पार्ट नहीं बनना है। फिर पॉल हेमन ये बताते कि यार वो जो चीज़ थी वो रोमन रेंस ने नहीं कही थी, वो मैंने ही कही थी, और मेरे ही कहने पे जो है रोमन रेंस का जो है नाम जो है ड्राफ्ट से हटा दिया गया था। और ये बहुत शॉकिंग मोमेंट था यार, सच में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें ये मोमेंट देखने को मिलेगा स्मैकडाउन पे। और अब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग हो गई है, एक्साइटेड हो गई है कि अब रोमन जब आएंगे तो कितने क्वेश्चन है जो आंसर करने पड़ेंगे पॉल हेमन को। आगे बढ़ते हैं, आगे होता है आरकेओ शो, जिसमें केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन होते हैं, और इस पे एक स्पेशल गेस्ट आते हैं हमारे पॉल हेमन, जिसकी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यार प्लीज़ जो बैकलैश में मैच होने वाला है उससे आप बैकआउट कर जाओ। पर रैंडी ऑर्टन ऑब्वियसली उस चीज़ को मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। और फिर पॉल हेमन उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लड लाइन कितनी जो है डेंजरस है, तुम गलती कर रहे हो वगैरह वगैरह। फिर रैंडी ऑर्टन ने इस बात को रखते हैं कि एग्जैक्टली मुझे बताओ ट्राइबल चीफ है कौन, और ये आंसर हमें कभी एग्जैक्टली मिल ही नहीं पा रहा है कि ट्राइबल चीफ एग्जैक्टली है कौन। इतने में जो होता है टामा टोंगा और सोलो सिकोवा दोनों पे अटैक कर देते हैं, और उनकी वो ब्रॉल शुरू हो जाती है, लड़ते रहते हैं, वो बैक स्टेज चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे मैच होता है एले नाइट वर्सेस एंजल गार्सिया के बीच में। और ये जो मैच था इसमें कुछ खास बताने को नहीं है, ठीक है, फटाफट जो है एले नाइट अपना फिनिशर लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल मोमेंट जब वो माइक पकड़ते हैं, और माइक पकड़ते ही जो क्राउड का रिएक्शन होता है, मतलब कमाल का स्टोन कोल्ड टाइप एकदम वाइब आ जाती है एले नाइट के जो रिएक्शन उनको मिलता है। और वो डिक्लेयर करते हैं कि जो किंग ऑफ द रिंग होने वाला है अगला पेपर व्यू बैकलैश के बाद, उसमें वो पार्ट रहेंगे, ठीक है, और उसको मतलब वही जितनी कोशिश वगैरह करेंगे। फिर उनको सेंटोस एस्कोबार जो है इंटरप्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि देखो जो भी होने वाला है वही बकवास हील वाली बातें कि अरे भाई मैं जीतने वाला तुम नहीं जीतने वाले वगैरह वगैरह। फिर उनकी ब्रॉल होती है, एले नाइट उनको पीट पाट के चले जाते हैं। यहीं से बैक स्टेज से हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे कार्लिटो का इंटरव्यू होता है, और वो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों उन्होंने ड्रैगन लीग और रेसलमेनिया से पहले अटैक किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे अंदर भी तो पोटेंशियल था ना, रे मिस्टेरियो ने मुझे चूज क्यों नहीं किया। इतने में कहते जो है ड्रैगन लीग उन पे अटैक कर देते हैं, और कार्लिटो वहाँ से इस तरीके से भागते हैं, बहुत फनी लगता है मोमेंट वो। आगे बढ़ते हैं, आगे मैच होता है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी के बीच में फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप को लेके। और ये मैच भी मुझे ठीक ठाक लगा, और ऑब्वियसली इस मैच में टाइटल चेंज तो होना नहीं था, तो ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी इस मैच को जीत जाते हैं। और लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रीट प्रॉफिट जो है एक मैच क्वालिटी बहुत अच्छी देती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगती है स्ट्रीट प्रॉफिट की, ठीक है। तो वो मैच होता है, और फिर एंड में जो होता है ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी इस मैच को जीत जाते हैं। फिर आता है हमारा मेन इवेंट जहाँ पे फेस ऑफ होता है कोडी रोड्स और एजे स्टाइल का, और ऑब्वियसली क्योंकि कोडी रोड्स अभी फेस है तो उनको बहुत ज़्यादा चीयर मिलती है। एजे स्टाइल जो कि हील है उनको
को वो मिलती है। लेकिन जिस हिसाब से प्रोमो आगे बढ़ता है, एजे स्टाइल अपने पॉइंट्स को रखते हैं, क्राउड जो होता है एजे स्टाइल को भी चीयर करने लगता है। एजे स्टाइल बोलते हैं कि देखो यार, तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए, ठीक है, तुम परेशान हो गए, लेकिन तुम्हें एक बड़ा स्टार बनाने के लिए कितनी कोशिश करी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तुम्हें स्टार डस्ट का भी कैरेक्टर दिया, ये सब बताया। फिर जब तुम चले गए तो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होगी, तुम्हारे आते तुम्हें सब कुछ तुम्हें सामने रख दिया गया कि आओ और मतलब सब जीत जाओ। लेकिन मुझे देखो, मैं जब इस कंपनी में आया तो मैंने अपनी हर चीज़ के लिए मैंने लड़ा है, अपने आप को प्रूव किया है, तो इस चीज़ को लेकर क्राउड बहुत ज़्यादा जो है उनके सपोर्ट में रहता है। फिर वहाँ से कोडी रोड्स पे अपना जवाब देते हैं और बताते हैं कि देखो, चाहे बेशक में तुमने कितनी मेहनत की, मैंने भी उतनी ही मेहनत की है, और ये सब बातें चलती है। फिर वो अपना वो टू स्वीट यानी बुलेट क्लब वाला जो उनका एक फेमस ग्रुप रहा है, वो वाला साइन करते हैं, टू स्वीट वाला। और फिर जो है एजे स्टाइल एक मतलब कहते हैं ना, एक्सपेक्ट नहीं किया था, थप्पड़ लगा देते हैं जो है कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स उनका जवाब कुछ भी नहीं करते, वो स्माइल करते हैं, फिर सेगमेंट यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे बहुत अजीब बात लगी है वैसे, टू बी रियली ऑनेस्ट। और फिर यहीं से बैकस्टेज हम जाते हैं, बैकस्टेज हमें दिखता है कि जो रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस है, उनका ब्रॉल अभी भी चल रहा है टामा टोंगा और सोलो सिकोआ के साथ। और वो कहते हैं कि मतलब एक तरह से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि आप इसका जो रिजल्ट है वो देखने के लिए आपको जो है बैकलैश देखना पड़ेगा, जो कि आज रात 10:30 बजे है। एंड दैट वाज अ वीडियो गाइस। अब बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कौन सी अपडेट को सबसे ज्यादा अच्छी लगी। ऐसी कमाल की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बैकलैश कितने ज्यादा एक्साइटेड है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।